जय हिंद दोस्तों आज थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा कि वो पिच नहीं आ पाएगी वॉइस की जो एक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ या जो आपका एक टॉपिक के ऊपर कमांड है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, टॉपिक बिल्कुल सही है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और हमारे प्रधानमंत्री, साथ में अजीत डोवल से लेकर जितने भी हमारे इस टाइम पर पीक पोजीशन पर जो हाईएस्ट पोजीशन पर जो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करने में लगे हुए हैं, सच में अपने आप में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन इस तूफ़ान भरे मौसम में, इस तूफ़ानी मौसम में जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ही कुशलतापूर्वक, जहां पर कुछ दिन पहले ब्रेक मारकर ये साइड में गाड़ी लगाकर खड़े हुए थे, इस टाइम पर धीरे धीरे इन्होंने गाड़ी के गियर बदलना शुरू किया है और फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हुई है। और फॉरेन पॉलिसी का पहला मास्टर स्ट्रोक ईरान के फॉर्म में देखने को मिला है। अब दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि असलियत में मामला क्या है और किस तरीके से है। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी मेंस की आंसर राइटिंग के ऊपर पकड़ अच्छी नहीं होती। अगर आप आंसर जितना मर्जी आपको अच्छा आता हो, अगर आपकी आंसर राइटिंग पे पकड़ अच्छी नहीं है और टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपके पास वो कला नहीं है कि कम से कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, कम से कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, यही एक कारण है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू की है। 11 अक्टूबर से ये सीरीज़ स्टार्ट होगी दोस्तों। 11 अक्टूबर से ये बैच चालू होगा। इसके अंदर जितने भी नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स हैं, विज़न, वाजीराम, लुकमान, नेक्स्ट, इनसाइट और दूसरे जितने भी, इन सब की टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो जो टॉपिक्स कवर होते हैं, जो जो इनकी मेंस टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, उन सबको कंपाइल करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको आपको करवाया जाएगा। इसमें टॉपिक डिस्कशन होगा, फ्लो चार्ट्स के साथ आपकी नोट्स को बनवाया जाएगा, मॉडल आंसर्स लिखवाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है आंसर राइटिंग के अंदर आपको पकड़ बनाई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसकी डिस्कशंस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये एक साल का प्रोग्राम नहीं, ये कुछ दिन का नहीं, पूरा के पूरा हम एक साल तक चलाएंगे। इस प्रोग्राम का एक मेन फोकस 2021 और 2021 तो है ही है, 2022 और 2023 के क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करने वाला, मतलब 2022-23 के को भी हम टारगेट बनाकर चलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस बैच के अंदर ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पीटी के जस्ट बाद ये बैच शुरू हो रहा है। अब अगला दोस्तों, कि अगर आपके बच्चे या कोई भी 9, 10, 11, 12 क्लास में हैं तो इसके लिए यूपीएससी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसे हम रन करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि बच्चा क्लास में टॉप कर रहा है, स्कूल में टॉप कर रहा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसका एम आगे चलकर यूपीएससी क्रैक करने का है, तो इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1 आवर डेली क्लास होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की क्लास होगी और फीस ज़्यादा नहीं, 500 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस रखी है ताकि हर टैलेंटेड स्टूडेंट को यूपीएससी की अप्रोच डेवलप करवाई जा सके। बेसिक पार्ट हमारा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी लेवल के जितने भी आपके जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उन सबको इसमें कवर करवाया जाएगा। 13 सितंबर से बैच शुरू हुआ है, 13 सितंबर से ये बैच शुरू हुआ है। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच के अंदर रजिस्टर करवाइए, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। जूम पर क्लास होंगी, ऑनलाइन, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आ जाते हैं टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दुनिया के अंदर मौसम की तरह बदलती हुई, बहुत तेज़ी से बदलती हुई इंटरनेशनल सिनारियो मामला है दोस्तों अफ़गानिस्तान का। और अफ़गानिस्तान के अंदर इस मामले में अगर आप यहाँ पर देखें तो 15 अगस्त 2021 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे इंडिया के लिए भी, आज़ादी का, और उसी दिन दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा दुखदाई, क्योंकि इस टाइम पर दुनिया के अंदर एक 20 साल पुरानी लड़ाई, मॉडर्न आइडियाज़ को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट हार चुकी थी और यहाँ पर ओल्ड आइडियोलॉजी वाले तालिबान, जिसे कहते हैं ओल्ड आइडियोलॉजी से भी अलग हटकर
ओल्ड आइडियोलॉजी से भी अलग हटकर यहाँ तक कि आप समझिए कि जिसे कहते हैं मिडीवियल सोच वाले, मध्यकालीन सोच वाली जो सरकार है वो यहाँ पर आकर बैठ गई। अब ऐसी सिचुएशन में इस तालिबान को अगर आप देखें, जब से तालिबान सरकार आई या जब से मामला चल रहा था, इंडिया का बहुत ज़्यादा वहाँ पर लिमिटेड रोल दिखाई दे रहा था। और इस लिमिटेड रोल का इस तरीके से देखिए कि ये लिमिटेड रोल इतना था कि खासकर इंडिया के ही फॉरेन पॉलिसी मेकर्स खुले तौर पर इंडिया की ही सरकार का मजाक उड़ाने लगे कि ये किस लेवल पर बचे हैं, इनका कोई वर्चस्व अफगानिस्तान में बचा भी है या नहीं बचा, सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया और सब चीज़ें। उसमें मैं भी कुछ मामलों में कहीं ना कहीं सरकार को शुरू में क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे पिक्चर क्लियर हुई और ये दिखाई दिया कि इस तालिबान के अंदर या इस तालिबान के साथ जो गेम चल रहा है उसमें इंडिया वहाँ से बाहर नहीं निकला है। जो उठापटक है उस उठापटक के अंदर इंडिया वहाँ पर प्रेजेंट है, इंडिया वहाँ पर प्रेजेंट है। बस फ़र्क इतना है कि वो उस मेन रस्साकशी में शामिल नहीं है, थोड़ा साइड में खड़ा होके तमाशा देख रहा है। लेकिन दोस्तों अभी 1 महीना पूरा बीतने में 1 दिन है और पिक्चर्स क्लियर होनी शुरू हो गई हैं कि इंडिया इज़ नॉट आउट ऑफ द गेम। ही वॉज जस्ट knocked out but not knocked, he was knocked down but not knocked out। एक फेज में हारा था लेकिन वहां से बाहर नहीं हुआ था, ये पक्का है। एक फेज में हारा था लेकिन वहां से बाहर नहीं हुआ था, ये पक्का है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया का वहां पर जो साइलेंट रोल था, इंडिया का जो वहां पर साइलेंट रोल था वो सारे का सारा साइलेंट रोल सामने आ गया और इस टाइम पर इंडिया की पॉलिसीज़ समझ में आ गई। सबसे पहले तालिबान की यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो गई। तालिबान ने जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और इस इंटरिम गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया और उसके बाद मुल्ला बरादर को गोली लगी और जिस तरीके से हक्कानी घायल हुआ, अनस हक्कानी घायल हुआ और जिस तरीके की एक सरकार बनी जिसके अंदर इंक्लूसिवनेस कहीं नहीं थी, समावेशन कहीं नहीं था, हर कोई बिखरा हुआ था और सिर्फ एक ग्रुप और या 2 या 3 ग्रुप्स ने ही अपने हाथ में पावर रखी और बाकी सभी के सभी इस टाइम पर नाराज़ चल रहे थे। यहाँ पर अभी तक जहाँ पर दुनिया के सभी देश चुप्पी साधे हुए थे, अब उन्होंने अपनी साइलेंस ब्रेक करना शुरू किया या यूं कहें कि अपने कार्ड्स खोलने शुरू किए, अपने कार्ड्स खोलने शुरू किए। और जैसे जैसे वो कार्ड्स खुल रहे हैं, जैसे जैसे वो कार्ड्स खुल रहे हैं वैसे वैसे क्लियर वर्ड्स में नज़र आ रहा है कि भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान की समस्या को कितनी पहले भांप लिया था और किस तरीके से उन्होंने उस सारी तैयारी को पहले से करके रखा था कि जो कि आज उनको समस्या आने वाली थी। यकीन मानिए दोस्तों, इस सिचुएशन को अगर आप सुनेंगे तो आप भी कायल हो जाएंगे। समझिए, मैं इस सरकार का विदेश नीति का कायल हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। विदेश नीति इनकी बहुत बढ़िया लेवल पर चलती है। हाँ, इनकी फॉरेन पॉलिसी के अलावा अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ देखें तो सो हैं, लॉन्ग टर्म में असर दिखाएं सो दिखाएं, इतनी जल्दी अभी असर नहीं दिखा रही, हालात थोड़े से ख़राब हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हेल्थ और एजुकेशन के मामले में मैं इस सरकार का पूरे तरीके से क्रिटिसाइज़ करता हूं कि भैया ये सरकार किसी तरीके की अच्छी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। हेल्थ और एजुकेशन फ्री होना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हुई, हेल्थ और एजुकेशन फ्री होना चाहिए। उस पर कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये सबको समझना चाहिए। मैं इस चीज़ के हमेशा से पक्ष में हूँ। लेकिन फिर भी फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, तालिबान के अंदर यहाँ अगर आप देखें तो तालिबान और अमेरिका की दोहा के अंदर जिस तरीके से बातचीत शुरू हुई, बातचीत कब शुरू हुई दोस्तों? अप्रैल 2019 में बातचीत शुरू हुई, अप्रैल 2019 में। इंडिया में 2019 में 2 काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इंडिया में 2019 में 2 काम सबसे ज़्यादा, बल्कि 3 काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे।
पहला काम कश्मीर के मामले में 370 हटा देना, यानी वो एक ऐसा दौर था जिस टाइम पर अमेरिका के अंदर इलेक्शन आने जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती स्थापित कर रखी थी, चाइना हांगकांग के अंदर फंसा हुआ था, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ था, इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसा हुआ था, इमरान खान को विपक्ष जो है वो चारों तरफ से घेर कर खड़ा हुआ था। ये सऊदी अरब से आप सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करके उसको बांध के बिठा रहे थे, सिर्फ ईरान नाराज़ था, बाकी कोई देश नाराज़ नहीं था, और इंडिया ने वहाँ मास्टर स्ट्रोक उसी 2019 में चला। ये तैयारी सोच कर देखिएगा कि 2019 में तालिबान के साथ बातचीत शुरू करता है अमेरिका, और ये बात अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाने वाला है। इंडिया के पास एक्सपीरियंस था 1989 से लेकर 2001 तक का, कि जैसे ही अफ़गानिस्तान से यूएसएसआर निकला था, कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हीं आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाया, कश्मीर की चौकसी बढ़ाई, सब कुछ बढ़ाया, तैयारी शुरू करी, 370 हटा लिया, यानी डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख लिया। और जितने ये गद्दार पाकिस्तान के कुत्ते, पाकिस्तान की हड्डी फेंकी हुई हड्डी चाटने वाले जितने भी थे, उनको या तो नज़रबंद किया या फिर गायब कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया, कश्मीर सेटल। दूसरा मास्टर स्ट्रोक इनका ये था कि इंडिया का सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड मैटर अयोध्या के मामले के अंदर कैसे भी करके, किस्मत अच्छी थी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुनवाई कर दी, और उस सुनवाई का असर ये था, और उस मामले को भी बहुत ही शालीनता और शांति से निपटा गए, वो भी उस दौर में जब दुनिया कहीं और फंसी हुई थी और वो कुछ बोल नहीं पाई। वरना अयोध्या के मामले के अंदर भी सऊदी अरेबिया से लेकर जितने इस्लामिक कंट्रीज़ थे, वो सारे के सारे शोर मचाना शुरू करते तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। और तीसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम किया, जिसका आउटकम शाहीन बाग से लेकर दूसरी जगह प्रोटेस्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे का सारा था कि उन्हें पता था, इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि अफ़गानिस्तान में जैसे ही तालिबान सरकार आई, वहाँ पर रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी जितने भी हैं, उन सबको प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए पहले ही CAA पास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूटेड बंदों को इंडिया में आने की परमिशन दे दी। ये इंडियन गवर्नमेंट का तीसरी सबसे बड़ी तैयारी थी। यानी अगर हम देखें तो पहला एक सिग्नल मिलते ही भारत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। उसका वो असर था कि अपना घर मजबूत कर लिया, और अपना घर इतना मजबूत कर लिया दोस्तों कि अब ये सोच, मतलब अपना घर मजबूत कर लिया कि पड़ोस में लड़ाई होने वाली है, अपना घर पूरे तरीके से मजबूत कर लेते हैं, बाद में आगे निपटेंगे। अब यहाँ इंडिया एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, कि भैया अफ़गानिस्तान के अंदर अगर तालिबान सरकार आई, और इस बार जिस तरीके से अमेरिका भागने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से तालिबान की सरकार आने तक इंडिया के पास उसके अंदर कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए होगा नहीं। यानी अफ़गानिस्तान की मेन लैंड के अंदर इंडिया के पास कुछ करने को होगा नहीं। इसलिए इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इम्पॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक चला। वो तैयारी क्या थी? वो तैयारी थी यूनाइटेड नेशंस को लेकर। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर टेम्परेरी मेंबरशिप ले ली, 15 मेंबर्स में से एक बन गया, और उसके बाद दो बॉडीज़ के अंदर चेयरमैनशिप ले ली। पहला, अफ़गानिस्तान की जो सैंक्शंस पॉलिसी है उसके अंदर, अफ़गानिस्तान सैंक्शंस जो पॉलिसी है, जो तालिबान लीडर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने वाली जो कमेटी है, उसके तालिबान सैंक्शंस कमेटी एक कमेटी है, उसके अंदर इंडिया ने अपनी लीडरशिप ले ली, अपनी चेयरमैनशिप ले ली कि इंडिया वहाँ बैठा हुआ है।
कि यानी तालिबान के लीडर्स को दुनिया में बाहर कहीं पर भी जाने के लिए अगर परमिशन चाहिए तो वहाँ उस पोस्ट के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है, इंडिया से पूछना पड़ेगा। दूसरा, रिकॉग्निशन कमेटी जो तालिबान की है, उसके अंदर रिकॉग्निशन कमेटी जो तालिबान की है उसके अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रोक था कि रिकॉग्निशन कमेटी के अंदर जो तालिबान को रिकॉग्निशन देगी यूनाइटेड नेशंस, उसके अंदर उस कमेटी का अध्यक्ष भी इंडिया ही है। यानी तालिबान को रिकॉग्निशन लेने के लिए भी इंडिया के सामने सर झुकाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तीसरा काम इंडिया ने बहुत अच्छा किया। कैलकुलेशन करके देखिए, यूनाइटेड नेशंस की जो हेड चेयरमैनशिप थी वो अगस्त में इंडिया के पास थी और तालिबान ने अगस्त में ही अफगानिस्तान पे कब्जा किया। यानी कमोबेश कैलकुलेशन की जाए तो ये इंडिया का सबसे बड़ा, यहाँ 15 मेंबर्स में शामिल होना इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद अगस्त में ही वो यूनाइटेड नेशंस की अध्यक्षता लेना, यानी दुनिया की जब भी कोई बैठक होगी अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, तो इंडिया उस बैठक की अध्यक्षता करेगा 1 महीने तक। उसका नतीजा ये था कि अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर 3 बार डिस्कशन बुलाई इंडिया ने और पूरी दुनिया ने उसके ऊपर डिस्कशन की। ये इंडिया की एक और अचीवमेंट थी, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक और अचीवमेंट थी। यानी इंडियन गवर्नमेंट इस तूफान के लिए पहले से तैयार होकर बैठी थी, भले ही उसका अफगानिस्तान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सा डायरेक्ट रोल ना हो और ना बचा हो, ना कुछ करने के लिए बचा हो, लेकिन बाहर से तालिबान सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी के साथ इंडियंस बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो एकदम से आप अगर देखेंगे तो इंडिया ने वहाँ पर डिफरेंट प्लेयर्स के साथ बातचीत करना शुरू किया। अगर आप पिछले इस साल के शुरू से हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उनके रोल्स को देखेंगे, उनकी विजिट्स को देखेंगे, तो उनके सबसे ज़्यादा विजिट मॉस्को या दूसरी जगह, उनके सबसे ज़्यादा विजिट्स यूरोपियन नेशंस या दूसरी जगह कम, मॉस्को, ईरान सबसे ज़्यादा हुए हैं। अगर विदेश मंत्री मॉस्को जा रहे हैं तो सबसे पहले मॉस्को से पहले वो ईरान जाएंगे, ईरान के बाद मॉस्को जाएंगे। यस, यहाँ ईरान जाने के पीछे का लॉजिक क्या था? ईरान जाने के पीछे का सिर्फ एक लॉजिक कि भैया पहले से तैयारी कर रहे हैं तालिबान के अंदर, ईरान का मन क्या कह रहा है उसे टटोल लेना चाहिए। वरना इंडिया और ईरान के रिलेशंस लगभग 2020 के शुरुआत तक काफ़ी ज़्यादा बेकार रहे थे, इतना याद कर लीजिए। इंडिया और ईरान के रिलेशन 2020 की शुरुआत तक काफ़ी ज़्यादा बेकार थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इंडिया के सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ ज़्यादा अच्छे होने लगे, मॉस्को के साथ एकदम से ज़्यादा अच्छे होने लगे और कहीं ना कहीं खटपट की खबरें आनी शुरू हुई। अगस्त 2020 तक सऊदी अरेबिया के साथ खटपट की खबरें आने लगी। यानी सऊदी अरेबिया का जहाँ तक यूज़ था कश्मीर के मामले में, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। OIC को चुपचाप बिठाए रखा, 1 साल तक मामले को शांत रखा, 1 साल तक सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए रखे। रिलेशंस अभी भी अच्छे हैं, लेकिन एक सऊदी अरेबिया के साथ जो मेंटेन किया, मतलब जो डिस्कशंस या जो एक क्लोजनेस मेंटेन की, वो यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे अफ़गानिस्तान की पिक्चर क्लियर होती गई, सऊदी अरेबिया से थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ने लगी और वही दूरियाँ ईरान के साथ मिटने लगी और ईरान और इंडिया क्लोज आना शुरू हो गए। यानी अब ईरान और इंडिया का मामला इस तरीके से है कि इंडिया और ईरान का कॉमन एनिमी तालिबान। जब भी एस जयशंकर, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इंडियन गवर्नमेंट का क्या था, अमेरिका और ईरान का 36 का आंकड़ा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है
लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये लोग बहुत दूर की कौड़ी सोच कर बैठे हुए थे कि किसको कब कहां कैसे हैंडल करना है। यहां जाकर 2 साल बाद वो पिक्चर क्लियर हो रही है लोगों को, और मज़े की बात है अभी भी लोगों को वो पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि अखबारों के अंदर इस लेवल के आर्टिकल्स में देख नहीं पा रहा कि हमारी भारत सरकार जिस तरीके के काम कर रही है वो कोई एनालिसिस इस तरीके के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देख रहा हो कि कैसे पहले सऊदी अरेबिया को हैंडल करके ओआईसी को मेंटेन किया, कश्मीर को शांत किया, उस कश्मीर को के धारा 370 हटाकर स्टेटस चेंज किया, और इंडिया के जो भी सरदर्दी वाले इश्यूज थे वो मिटा दिए, अयोध्या डिसीजन दिलवा दिया, सीएए पहले से तैयारी कर ली, ट्रिपल तलाक मामला निपटा दिया। यानी 2019 के अंदर मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए, किस्मत भी अच्छी थी कि इनके पास नंबर्स थे और सब चीज़ें थी, लेकिन फिर भी वो काम कर गए जो कई सालों से अटके हुए थे और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक सरदर्द थे। अब यहाँ सऊदी अरेबिया से जितना काम इन्होंने लेना था ले लिया, अभी भी दुश्मनी किसी तरीके की नहीं है, लेकिन वो पिछलग्गू वाली बात नहीं है। वही 27 बिलियन डॉलर वाला जो तेल का इंपोर्ट था वो कहीं ना कहीं उसमें से 7 बिलियन गायब करके सिर्फ और सिर्फ 20 बिलियन डॉलर वाला तेल बच गया, बाकी इधर उधर से लेना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, तेल की डिपेंडेंसी सऊदी अरेबिया के ऊपर कम करके ईरान से बढ़ानी शुरू कर दी, ईरान से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। इस दोस्ती का मास्टर स्ट्रोक हमें तब नज़र आता है जब पिछले महीने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने शपथ ली, और इब्राहिम राइसी ने जैसे ही शपथ ली वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। ये एक दोस्ती का पोस्चर था कि अब हमारे और आपके रिलेशंस अच्छे करने हैं और हम आपके शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक था आपकी गवर्नमेंट का, दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए। यहाँ तक कि जब अरब वर्ल्ड और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, और यहाँ तक कि अमेरिका भी ईरान से एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया ने खुले तौर पर वहाँ जाकर अपना एक पोस्चर दिया कि अब हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लेना। उसके पीछे का लॉजिक यही था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आ रहा है और ये पक्का है कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में बढ़ाएगा, और जैसे ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, ईरान को इस चीज़ की टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, और ईरान कहीं ना कहीं टेंशन में आएगा शिया सुन्नी के मामले में, और वहाँ उसे किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग नेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्ट्रॉन्ग नेशन इंडिया है। और सोच कर देखिए, इंडिया ने ईरान के अंदर तैयारी पहले से कर रखी है, क्योंकि ईरान की तो ज़रूरत है इंडिया को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाबहार पोर्ट और चाबहार पोर्ट से लेकर जाहिदान तक की रोड प्रोजेक्ट, और उसके बाद एंट्री पॉइंट इन अफ़गानिस्तान, इंडिया ने भाई चाबहार तो पहले से ही, और सबसे बड़ी बात यह, चाबहार के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे तेज़ी के साथ मेहनत इस मोदी गवर्नमेंट ने ही की कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ, क्योंकि 2013 के बाद से, जब से ओसामा बिन लादेन मारा गया था, तब से अमेरिका में बातचीत शुरू हो चुकी थी कि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान से निकलने का समय आ चुका है, और वो समय आ चुका है। इसका मतलब ये कि इंडिया को कहीं ना कहीं एक स्टेशन या एक प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी जहां से वो प्रेजेंट रहकर अफ़गानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर सके। अब ये चीज़ साफ है कि अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान ने जिस तरीके से एंट्री मारी है वो इंडिया को तो खैर पसंद आनी ही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ईरान भी इस चीज़ से खुंदक में है। और यहाँ आप इस चीज़ को अंदाज़ा इस तरीके से लगा सकते हैं कि काबुल के ऊपर जैसे ही काबुल के ऊपर तालिबान ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, तो ईरान का बयान तालिबान की सरकार के ऊपर भले ही ना आया, लेकिन पंजशीर के ऊपर बयान आया, और वो ये कहा कि जिस तरीके से पंजशीर के अंदर मारकाट मची हुई है, उस मामले को शांति से निपटा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कि कोई देश खुली
तौर पर गली के नुक्कड़, गली या मोहल्ले के गुंडे की तरह धमकी नहीं देता। उसकी एक एक लाइन के पीछे छिपे मतलब को समझना चाहिए कि ईरान जो है वो काबुल में बनी सरकार से ज़्यादा खुश नहीं है। तो ईरान की काबुल की सरकार को खुले तौर पर भले ही ना कह रहा हो, लेकिन पंजशीर का मामला उठाकर खुले तौर पर ये कह रहा है कि जिस तरीके से आप पंजशीर के अंदर हरकतें कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, तालिबान, अब खबरें ये आ रही हैं कि तालिबान जो है वो हज़ारा मुस्लिम्स जो कि शिया मुस्लिम्स हैं, हज़ारा मुस्लिम्स जो कि शिया मुस्लिम्स हैं, इन शिया मुस्लिम्स के घर तोड़ने की बात कर रहा है। उनके ऊपर दोबारा से एक तरीके से अत्याचार शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से ईरान जो कि शिया वर्ल्ड का एक लीडर है वो नाराज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहीं से सिचुएशंस जो हैं वो बदल रही हैं, यहीं से सिचुएशंस बिगड़ रही हैं, और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जो इंडिया ने चाबहार के नाम पर, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के नाम पर खेला था। वहाँ ईरान में अपनी प्रेजेंस बनाए रखी थी। चाइना भले ही यहाँ पर $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर इंडिया अपनी पोजीशन को मेंटेन करने में कामयाब है, क्योंकि जिस चाइना से ईरान ये सपोर्ट ले रहा है वही चाइना तालिबान के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। यानी दोनों कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स में हैं। तालिबान और ईरान अगर लड़ाई कर रहे हैं तो चाइना के साथ भी ईरान के बहुत अच्छे संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, और इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसी मास्टर स्ट्रोक पॉलिसी का नेक्स्ट फेज़ जो है वो क्या है? ये नेक्स्ट फेज़ ये है कि ईरान के विदेश मंत्री, अभी सोच कर देखिए, पिछले हफ्ते तक हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया कि अजीत डोभाल जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन में नज़र आ रहे हैं, और एक हफ्ते के अंदर अंदर ब्रिटेन के MI6 के हेड, CIA के हेड और रशियन जो सिक्योरिटी एजेंसी है, इन तीनों के हेड अजीत डोभाल से मिल चुके हैं। इंडिया आके चुपचाप बातचीत करके जा चुके हैं। तो सोचकर देखिए, 3 बड़ी पावर्स के हेड आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस मैटर्स में शेयरिंग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी एक्टिव रोल इन इट्स फॉरेन पॉलिसी इन तालिबान। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ईरान के अंदर क्या हो रहा है? अब ईरान से खबर ये आ रही है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं हुसैन आमिर अब्दुल्ला, ये जो हैं ये भारत की विजिट पर आ रही हैं, फॉरेन मिनिस्टर। अब सोचकर देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कितने साल पहले इंडिया के किसी विजिट पर आए थे, अब वो दोबारा आ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे भी यही है कि भैया तालिबान के अंदर सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। तालिबान एग्जैक्टली वैसा ही है, या यूं कहें उससे कहीं ज़्यादा खूंखार है। और सबसे बड़ी बात ये, इस बार तालिबान का कहीं ज़्यादा पाकिस्तान का तालिबान पर कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसलिए ईरान जो अब तक चुप बैठा हुआ था, इंडिया उनको समझा के आ चुका था कि अगर आप तालिबान से नाराज़ हैं तो हमारे पास आएँ, हम इस सिचुएशन में साथ मिलकर लड़ेंगे और पाकिस्तान को निपटाएंगे। यहाँ पर ईरान के अंदर इंडिया अब दोबारा अपनी प्रेजेंस बढ़ाकर वही खेल दोबारा खेलना शुरू करेगा जो किसी टाइम पर 1989 से 2001 के बीच में इंडिया ने खेला था। वो एक दौर था जब इंडिया फाइनेंशियली कमज़ोर था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, इंडिया सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इंडिया की, भारत के इतिहास की, आज़ादी के बाद के इतिहास की सबसे काला दशक, ब्लैक डिकेड ऑफ इंडिया वही था जब आप बिल्कुल जिसे कहते हैं चारों तरफ से बहुत कमज़ोर पॉलिटिक्स, कमज़ोर इकोनॉमी, कमज़ोर सोसाइटी, सब चीज़ों की कमज़ोरी से गुज़र रहे थे।
आज इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर है, आज इंडिया मिलिट्री सुपर पावर है, आज इंडिया स्टेबल पॉलिटिक्स के साथ खड़ा हुआ है। अब इस मामले में दबने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो किसी सफिस्टिकेटेड नेता के पास नहीं है, जो कोई कवि या कोई ब्यूरोक्रेट के पास नहीं है, एक लिटरल मीनिंग में बुलिश इंसान के पास है, जो मतलब जिसे कहते हैं ना मतलब गुंडई दिखाने वाला, कि उससे आप ज़्यादा उम्मीद ये नहीं की जा सकती, कि उससे आप ज़्यादा उम्मीद ये नहीं कर सकते कि वो एक थप्पड़ खाओगे मारोगे तो दूसरे थप्पड़ दूसरा गाल आगे करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया को साथ लेके चलने में इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा सा एक है, टिट फॉर टैट, तुम एक मारोगे हम चार मारेंगे। इस तरीके की सरकार लिटरली बुलिशनेस किसे कहते हैं वो इस बार भारत सरकार दिखाती है। तुम एक बम फोड़ोगे तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। इस तरीके की सरकार है और सब तरीके से स्ट्रांग है। तो इस बार फॉरेन पॉलिसी देखने का एक आनंद अलग आ रहा है। इस टाइम इंडिया कोई याचक के रूप में नहीं है, याचना के नहीं कर रहा कि प्लीज मान जाओ, चुपचाप बैठ के देख रहा है कि बेटा मेरा नंबर आने दे, अभी बताऊंगा, और धीरे धीरे आ रहा है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी उसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।